देखो भाई, सत्येंद्र फिजिक्स पॉइंट में पहली बात तो आपका स्वागत है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में आगे से शेयर करें। चैप्टर तुम्हारा चल रहा था, कौन सा चैप्टर था भाई? दृढ़पिंड एवं घूर्णन गति। ये चैप्टर का तुम्हारा नाम था, दृढ़पिंड एवं घूर्णन गति। दृढ़पिंड आप जानते हो कि दृढ़पिंड किसे कहा जाता है? दृढ़पिंड किसे कहा जाता है? जैसे हमने लोहे की एक गेंद ली और गेंद लेने से हमने उसको ऐसे करके दबाया, तो उसके जो भी अणु हैं उनके अणुओं के बीच कोई भी परिवर्तन ना हुआ। समझ रहे मेरी बात को? जैसे लोहे का छर्रा ले लो और आप उसको कितनी भी ताकत से दबाएं, कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब किसी लोहे की गेंद को हम बहावल देते हैं तो बहावल देने से उसके अणुओं के बीच कोई भी परिवर्तन ना हो। जब कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तब ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं भाई? दृढ़ पिंड कहते हैं। इतनी बात तो समझ चुके हो। वह पिंड जिस पर जब हम कोई बहावल लगाएं तो बहावल लगाने से उसके अणुओं के बीच कोई भी परिवर्तन ना हो, तब उस प्रकार के पिंड को क्या कहते हैं? दृढ़ पिंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे अगला टॉपिक जो तुम्हारा आता है वो तुम्हारा आता है भाई घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन, जब कोई वस्तु, ये वस्तु है और ये उसका केंद्र है, ये अच्छी तरह समझ लेना, उसके केंद्र से आप परिधि तक चलते गए तो तुम्हें पता है कि यहाँ भी कण होगा, 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 ये सब कण रखे हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये कण जब ये घूमेगा तो देखो ये कण इस प्रकार अनुसरण करेगा, ऐसे घूमेगा। आगे वाला कण होगा वो इस कक्षा में गति करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये वाला कण होगा वो इस कक्षा में गति करेगा। ऐसे करके सभी कण क्या होंगे? ये गति करते रहेंगे। गति करते रहेंगे कि नहीं करते रहेंगे बताओ हमें। जैसे ये वस्तु ऐसे घूम रही है, यहाँ वाला कण है वो यही ऐसे करके गोला बनाएगा छोटा सा। जो कोने वाला ये किनारे वाला कण है ना वो बड़ा गोला बनाएगा, ऐसे करके बनाएगा कि नहीं? तो जहां में जितने कण होंगे, जितने भी कण होंगे वो एक ही अक्ष का अनुसरण करते हैं। उदाहरण एक और देख लीजिए। जैसे पास का कण है, ये केंद्र है किसी पदार्थ का और पास का ये कण है, तो ये बताओ कैसे करके घूमेगा? जो सबसे किनारे पे कण रखा हुआ है, सबसे किनारे वाला कण क्या होगा? वो ऐसे करके घूमेगा। घूमेगा कि नहीं बताओ? ये दो गोले तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, दोनों गोले हमको ये बताओ कि ये सकेंद्री है कि नहीं है? अरे दोनों गोलों का केंद्र एक ही है कि नहीं है? दोनों गोलों का केंद्र एक ही है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसमें उपस्थित सभी कण एक ही अक्ष का अनुसरण करते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इस प्रकार की गति को हम घूर्णन गति कहते हैं और इसकी अक्ष को हम घूर्णन अक्ष कहते हैं। इसकी अक्ष को हम क्या कहते हैं? घूर्णन अक्ष कहते हैं। घूर्णन गति समझ में आ गई? जैसे कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक
फिर कतनी, भौरा, भौरा की गति, ये सब तुम्हारी काय की गति है? घूर्णन गति के उदाहरण है सभी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? ये सभी किसके उदाहरण है? ये घूर्णन गति। बात समझ में आ गई? जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उसमें उपस्थित सभी कण एक ही अक्ष का अनुसरण करते हैं। जब उसमें उपस्थित सभी कण एक ही अक्ष का अनुसरण करते हैं तो इस प्रकार की गति को घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब अगली बात तुम्हारी आती है कि तुमने एक चीज पढ़ी होगी, रेखी गति। पढ़ी है कि नहीं? रेखी गति माने रेखा में चली। रेखा का मतलब सीधे होती है रेखा। जैसे ये मैंने बना दी रेखा है, समझ में आ गई? ये रेखा है। अब रेखी गति के मैंने तुम्हें समीकरण बताया। रेखी गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? b बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। हाँ, उसी तीसरा समीकरण क्या होता है भाई? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। इतनी बात समझ रहे हो? ये गति के 3 समीकरण है। ये जहां क्या क्या चीज है, जहां u क्या है, यहाँ पे u प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, यहाँ पे s दूरी या विस्थापन, t समय, a वर्ड। इतनी बात समझ में आ गई? जब हम घूर्णन गति के समीकरण निकालते हैं, घूर्णन गति के समीकरण निकालते हैं हम, जब घूर्णन गति के समीकरण निकालते हैं तो हम जानते हैं कि घूर्णन गति के समीकरण के लिए क्या रखते हैं? देखो, u बराबर तो रखते हैं ओमेगा 0। आप समझ रहे हो ना? ओमेगा 0 क्या होता है? ओमेगा 0 होता है प्रारंभिक कोणीय वेग। और b बराबर क्या रखते हैं? ओमेगा। b क्या है तुम्हारा? अंतिम वेग। तो ओमेगा क्या होगा? अंतिम कोणीय वेग। समझ में आ गई इतनी बात? a बराबर रखते हैं अल्फा। अल्फा क्या है तुम्हारा? कोणीय त्वरण। s बराबर क्या होगा? यहाँ s बराबर होगा थीटा। s होता है रेखी विस्थापन, थीटा होता है कोणीय विस्थापन। समझ में आई बात? t बराबर t होता है। यही एक ऐसी चीज है जहां दोनों जगह बराबर चलती है। और पद्धति कोई सी हो, MKS हो, CGS हो और FPS हो, तुम्हें ये भी पता है कि तीनों जगह पद्धति कैसी रहती है, उसमें समय कैसा होता है? समान। तो वही चीज है, यहाँ भी t था और यहाँ भी t है। घूर्णन गति का इनको देखते हुए समीकरण बनाओगे तो पहला समीकरण तुम्हारा बनता है ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस के अल्फा टी, थीटा बराबर ओमेगा 0 टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का वर्ग बराबर ओमेगा 0 का वर्ग प्लस के 2 अल्फा थीटा। सही है? ये 3 कंडीशन बन गई हैं। ये घूर्णन गति का पहला समीकरण है, ये घूर्णन गति का द्वितीय समीकरण है ये, और ये घूर्णन गति का तीसरा समीकरण है ये। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, एक चीज और हमने बताई थी कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणा होता है कि नहीं? कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। जी रेखी गति में होता है F इंटू में S। बोलो, बताया कि नहीं? अब बात हो रही है घूर्णन गति में किया गया कार्य। घूर्णन गति में जो किया गया कार्य होता है, वो किया गया कार्य तुम्हारा होता है
बल आघूर्ण इंटू बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन ओमेगा टाउ इंटू में थीटा। इसको टाउ बोलते हैं, बल आघूर्ण को क्या कहते हैं? बात समझ में आ गई इतनी? कोई दिक्कत? अब इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, सबसे पहली बात तुम्हारी होती है कोणीय विस्थापन की। कोणीय विस्थापन कहां से निकल के आता है? कोणीय विस्थापन, जैसे कोई वस्तु आपकी ये लटक रही है ऐसे, ठीक है ना, इसकी ये क्या है? ये प्रारंभिक स्थिति है, ठीक है ना, उसकी ये प्रारंभिक स्थिति है ये। अब इस वाली वस्तु को इधर से धक्का देकर मान लो कि ये वस्तु यहां आ चुकी है, ठीक है ना। अब ये वस्तु यहां आ चुकी है, ये क्या है? ये थीटा। अरे जब ये यहां थी पहले, जब यहां से यहां पहुंच गई, जब यहां से यहां पहुंच गई है, तब ये जो ये कोण बनाती है ना, ये क्या बनाती है? ये कोणीय विस्थापन, यही कहलाता है। किससे प्रदर्शित करते हैं? से थीटा से, ठीक है। कोई दिक्कत? 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात? 180 अंश बराबर क्या होता है? पाई रेडियन। दूसरी बात सुनो, इस थीटा का मान एक तरीके से और निकाल लेते हैं। जैसे यहां से ऐसे करके घूमता हुआ जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ये क्या बन जाएगा? ये एक गोला बन गया। ये बन गया कि नहीं? तो जब ये गोला बन गया तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? ये त्रिज्या। इसको केंद्र मान के आपने ऐसे करके क्या किया? इसको ऐसे चाप लगा दिया, ये ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये चाप। मान लो इसकी वैल्यू है ds, चाप लगाया गया। गोले की त्रिज्या कितनी मानी है? r, ठीक है। कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या, ठीक है। थीटा बराबर ds बट्टे में r। समझ में आ गई? थीटा बराबर ds बट्टे में r। ये तुम्हारा बन गया कोण, और कोण की कंडीशन यहां से निकालते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आ पाई? पहले हम ये बताओ, ये यहां से कोण को और जब कोणीय विस्थापन को जब इससे हम निकालते हैं कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या से, तो ये कोण हमारा रेडियन में आता है। ध्यान रखना है। किसमें आता है? ये रेडियन में आता है, चाप बट्टे त्रिज्या से। अब बात आएगी कोणीय विस्थापन की। तो कोणीय विस्थापन से पहले आप रेखीय विस्थापन की परिभाषा देखो। रेखीय विस्थापन तुम जानते हो, जब कोई वस्तु यहां से यहां तक गया, एक स्थिति होगी 10 किलोमीटर की, फिर यहां से वो यहां तक गया, ये दूसरी स्थिति होगी उसकी। कोणीय विस्थापन पूछ रहा है, यहां से पहले यहां से यहां गया है, फिर यहां से वो यहां गया है, ठीक है ना। अब दो स्थितियां ये हो चुकी हैं। इन दोनों स्थितियों में इन दोनों का अंतर, यही विस्थापन कहलाता है। रेखीय विस्थापन है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर क्या कहलाता है? विस्थापन। उसके बाद ये आता है कोणीय विस्थापन। मैंने अभी तुम्हें बताया कोणीय विस्थापन बराबर कैसे निकालते हैं भाई? चाप बट्टे थीटा बट्टे में, थीटा बराबर ds बट्टे में जी। कोणीय विस्थापन हो गया। बताओ कोई दिक्कत? दोनों बात समझ में आ गई? ऐसे ही ये रेखीय विस्थापन बना,
रेखी विस्थापन से अब तुम्हारा बनेगा वेग या रेखी वेग। रेखी वेग, वेग की परिभाषा क्या होती है बताओ? विस्थापन बटे समय जी। रेखी वेग की परिभाषा है विस्थापन बट्टे में समय। एक निश्चित समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन, एक निश्चित समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन रेखी वेग कहलाता है। समझ में आ गई? एक निश्चित समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन रेखी वेग कहलाता है। इसका मात्रक मीटर होता है, इसका मात्रक सेकंड होता है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है। इतनी बात समझ में आ गई? बात आ गई। अब यहाँ पे जब रेखी विस्थापन तुमने पढ़ा तो कोणीय विस्थापन तुमने पढ़ लिया, रेखी वेग तुमने पढ़ा, अब क्या आएगा? तो कोणीय वेग आएगा। अब यहाँ ये कोणीय वेग आएगा। ये जब इसकी परिभाषा इससे बन गई तो इसकी परिभाषा नहीं बन पाओगी। कैसे बनेगी बताओ? कोणीय वेग बराबर क्या होगा? कोणीय विस्थापन बट्टे समय। समझ रहे हो कि नहीं? और कोणीय विस्थापन को क्या कहते हैं? थीटा। डी थीटा। समय को क्या कह दिया? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे ओमेगा से। जब इसकी परिभाषा तुमने बनाई कि एक निश्चित समय अंतराल में तय किया गया विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है, तो यहाँ नहीं कह सकते एक निश्चित समय अंतराल में तय किया गया कोणीय विस्थापन कोणीय वेग कहलाता है। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। यह एक कैसी राशि है? यह एक पूरक राशि है। समझ में आ गई ना बात? यह एक पूरक राशि है। बात इतनी समझ में आ चुकी है। अब इसके बाद तीसरा स्टेप और आता है। यहाँ तीसरा स्टेप तुम्हारा आता है रेखी त्वरण। रेखी त्वरण। जब यहाँ रेखी त्वरण तो यहाँ पर क्या होगा? कोणीय त्वरण होगा। ये क्या चीज होगी यहाँ पे? कोणीय त्वरण। त्वरण की परिभाषा क्या होती है? वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ए बराबर क्या? डीवी ओवर के डीटी। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ए बराबर डीवी बट्टे में डीटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इधर आ जाओ। कोणीय त्वरण में ऐसे ही निकालोगे। कोणीय त्वरण को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अल्फा बराबर जो बात बनेगी वो तुम्हारी होगी डी ओमेगा बट्टे डीटी। क्योंकि यहाँ भी तो कोणीय वेग परिवर्तन की दर बनेगी। जब इसका मात्रक मीटर पर सेकंड था तो इसका मात्रक क्या हो गया? फिर ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक रेडियन पर सेकंड था तो इसका मात्रक क्या होगा भाई? रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। बताओ आपको यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छी तरह आ रही है? अब ये तीनों टॉपिक यहाँ से ये क्लियर होते हैं। एक चीज के कितने टॉपिक हैं समझ रहे हो ना? ये 1 2 3 वेग, वो विस्थापन, वेग विस्थापन, वेग और त्वरण। तीन चीज तो इसमें होगी। कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण। तीन चीज यहाँ क्लियर हो गई है। समझ रहे हो ना? जैसे तीनों में ये संबंध बना है वैसे ही तीनों में ये संबंध बना है। ये रेखी गति में चलेगा और ये कोणीय गति में, घूर्णन गति में चलेगा। समझ में आ गई? दूसरी बात आप एक चीज ध्यान रखना कि जब कोई वस्तु घूर्णन गति जब भी होगी जब घूर्णन गति होगी तो ध्यान रखना अल्फा और ओमेगा की वैल्यू कैसी होगी? बराबर। समझ रहे हो मेरी बात को? जब घूर्णन गति होगी तो जैसे कोई पदार्थ है
उदाहरण के लिए मैंने दे दिया कि ये एक पदार्थ है और ये 4 अणुओं से मिलकर के बना है। ये समझ रहे हो ना, ये इसमें 4 अणु स्थित है। ये 2 किलो का है, ये 5 किलो का है, ये 6 किलो का है, ये 3 किलो का है। कितने अणु है इसमें? कितने अणु है? ये 4। समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 अणु है इसमें। बात ये कह रही है कि जी पिंड पूरो अगर कहीं पे भी 10 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से गति कर रहा है, कितने से? 10 से। कौन? पिंड। और पिंड तुम जानते हो किन से मिलकर के बना होता है? कोणों से। ज्या पिंड में क्या कण है? 4। तब जब जा को ओमेगा 10 है, पिंड को जब पिंड को ओमेगा 10 है ना, तो जा को ओमेगा 10 होगा, इसका भी ओमेगा 10 होगा। ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, इसका भी ओमेगा 10 होगा और इसका भी ओमेगा कितना होगा? बात समझ रहे हो मेरी बात को? जब कोई पिंड एक निश्चित कोणीय वेग से गति करता है, तब उसका कोणीय वेग और कोणीय त्वरण यानी ओमेगा और अल्फा दोनों की वैल्यू कैसी रहती है? समान रहती है। समझ रहे हो ना, दोनों की वैल्यू समान रहती है। अब यहां बात आती है तुम्हारी बल आघूर्ण की। किसकी बात आती है भाई? बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है? जब कोई वस्तु जैसे कुमार का चाक ऐसे घूम रहा है, तो जिस अक्ष पर टिका है ना, उसको हम क्या, कौन सी अक्ष बोलते हैं? उसे घूर्णन अक्ष। जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के प्रति गति करती है, जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के प्रति गति करती है, तब उस वस्तु पर कार्य करने वाला बल तथा क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, और जो राशियां सदिश होती हैं उनके साथ में हम साइन भी लगा देते हैं। बताई कि नहीं बताई ये बात बताओ? अरे जब ए क्रॉस बी निकालते हो तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और जब ए डॉट बी निकालते हो ना, तो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? 2 तत्व होते हैं, एक होता है ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, और एक तत्व होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। कोई दिक्कत जी? आज इसके साथ चलता है ये, और ये तुम्हारा किसके साथ चलता है? ये सदिश के साथ चलता है। समझ रहे हो? अब जी तुम्हारा हो गया बल आघूर्ण। यह एक सदिश राशि है। अगर वेक्टर स्वरूप में दे देगा, आर का मान दे आई प्लस जे प्लस के, तो एफ का मान दे 2i माइनस के 3j प्लस के, तो सदैव ध्यान रखना टेबल बना के इसको हल करेंगे। सदिश राशियां जो वेक्टर के रूप में निकालते हैं, किससे निकालते हैं? टेबल बना के। बताइए ना मैंने ये बात तो। और अगर अदिश राशि होती है तो क्या करके निकालते हैं? डॉट, उसका उसी से गुणा करके। इतनी बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा बल आघूर्ण हो गया। बल आघूर्ण के बाद में बात आती है जड़त्व आघूर्ण। उससे पहले आप समझ लीजिए कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व क्या होता है? कि जब कोई वस्तु गति करती है, जड़त्व का नियम तो बताया है, न्यूटन के पहले नियम को तो जड़त्व का भी नियम तो कहते हैं।
जब कोई वस्तु गति करती है तो उसकी अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। और जब किसी की वजह से मैं इधर देख रहा हूं, सामने में जब देख रहा हूं और अचानक से एक व्यक्ति आ जाए, अचानक से एक व्यक्ति आए और मेरी बात कंधे पकड़े और न्यों करके मोड़ दे मुझे ऐसे, समझ रहे हो ना। जब ऐसे कर तो मेरा मुंह किधर हो जाएगा, इधर। तो बताओ मेरे मन में फीलिंग क्या आएगी उस टाइम में। मेरे मन में फीलिंग यही तो आएगी कि उसके कनपटे में दे दूं, है ना। और या मैं उससे जो कहूंगा तू क्या करे, मैं तुझे ही देखूंगा, बोल। ये दो बात वहां पर होगी। तो मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध कर रहा हूं। जो मेरी अवस्था में परिवर्तन किया गया था, वो कह रहा मुझे छोड़, मैं इधर ही देखूंगा, तो ये उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यही क्रिया क्या कहलाती है, जड़त्व कहलाती है। बात समझ रहे हो ना, ये क्रिया जड़त्व कहलाती है। तब अब अगली कंडीशन जो बनती है वो तुम्हारी आती है भाई जड़त्व आगूढ़ की। समझ में आ गई ना। जड़त्व आगूढ़ क्या होता है, जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के प्रत्यय गति करती है। समझ रहे हो मेरी बात को। जब कोई वस्तु घूर्णन अक्ष के प्रत्यय क्या करती है, गति करती है, तब उस पिंड का द्रव्यमान m और घूर्णन अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी के वर्ग का गुणनफल जड़त्व आगूढ़ कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह एक ऐसी राशि है जो ना तो सदिश है और ना ही, समझ में आ गई बात। इसका आप मात्रक बनाओगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मात्रक, इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। अब समझ रहे हो ना। अब सुनो, दो कणों से बने निकाय का जड़त्व आगूढ़ कितने कणों से बना, ये लिखा ये कि ये पिंड है, ये दो कण है इसमें, ये दो कण है। पहले वाले कण का द्रव्यमान है भाई m1, दूसरे वाले कण का द्रव्यमान है m2। इसके केंद्र से यहां तक की दूरी है ये r1 और यहां तक की दूरी है ये r2, सही है ना। तब यहां से यहां तक की दूरी r1 और यहां से यहां तक की दूरी है r2। तब जब पिंड का जड़त्व आगूढ़ निकालोगे, तो जब पिंड का जड़त्व आगूढ़ निकालोगे तो तुम बताओ, जब पिंड का जड़त्व आगूढ़ जा कण के जड़त्व आगूढ़ तथा जा कण के जड़त्व आगूढ़ के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो तब समस्त पिंड का जड़त्व आगूढ़ दोनों कणों के जड़त्व आगूढ़ के योग के बराबर होगा, यानी I बराबर I1 प्लस के I2। इतनी बात समझ में आ गई। अब I1 का मान आप रखोगे तो I1 का मान होगा m1 r1 का वर्ग और I2 का मान रखोगे m2 r2 का वर्ग। बताओ इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ पाई तुम्हें? बिल्कुल। तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। अगली हेडिंग जो तुम्हारी आती है, n कणों से बने निकाय का n कणों से बने निकाय का
जड़त्वागूढ़। दो कणों से बने निकाय का कराया मैंने, अब n कणों से भी मैंने करा दिया ना। n कणों से बने निकाय का जड़त्वागूढ़। जैसे यहाँ पे कोई कण है, अभी मैंने तुम्हें बताया वो कितने कणों से मिलकर बना था, दो से। अब ये कितने कणों बनाने इसमें भाई, n। ये तुम्हारा ये इतने कण मान लो कि इसमें इतने कण है, n कण है। माना कोई कण n कणों से मिलकर के बना है, जिनके द्रव्यमान क्रम से m1, m2, m3, m4, m5 डॉट डॉट mn है, तथा जिनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रम से r4 डॉट डॉट rn है, समझ रहे हो ना। तब इनका जड़त्वागूढ़ बनाओगे तो इनका जो जड़त्वागूढ़ होता है, वो जब पिंड का जड़त्वागूढ़ जो होगा वो जहाँ में जितने कण होंगे उन सभी कणों के जड़त्वागूढ़ के योग के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो I बराबर जो होगा वो होगा I1 प्लस के, I2 प्लस के, I3 प्लस के, I4 प्लस के डॉट डॉट IN। बताओ कोई दिक्कत? इनको जब आप खोलोगे तो I बराबर होगा M1 R1 का वर्ग, M2 R2 का वर्ग, M3 R3 का वर्ग प्लस के डॉट डॉट Mn Rn का वर्ग। कोई दिक्कत? अब I बराबर इसको निकालोगे तो ये होगा सिग्मा mr स्क्वायर। सही है? यहां तक कोई दिक्कत? ये तुम्हारे समस्त पिंड का जड़त्वागूढ़ निकल के आ चुका है। सही है? अब इसके बाद तुम्हारी बात आती है घूर्णन त्रिज्या की। घूर्णन त्रिज्या। अच्छा एक चीज बताओ जी, काय को चिन्ह नहीं है? रूट या वर्गमूल बात है की ये रखा है तुम्हारा जड़त्वागूढ़। जड़त्वागूढ़ बट्टे में द्रव्यमान, इसको R से प्रदर्शित कर दो चाहे K से प्रदर्शित कर दो, बात एक ही है। R बराबर होता है अंडर रूट I बट्टे में M। जड़त्वागूढ़ तथा द्रव्यमान, जड़त्वागूढ़ तथा द्रव्यमान की निष्पत्ति, जड़त्वागूढ़ तथा द्रव्यमान की निष्पत्ति का वर्गमूल। समझ रहे हो ना? जड़त्वागूढ़ तथा द्रव्यमान की निष्पत्ति का वर्गमूल क्या कहलाता है? घूर्णन त्रिज्या कहलाता है। बात समझ में आई? जड़त्वागूढ़ तथा द्रव्यमान की निष्पत्ति का वर्गमूल घूर्णन त्रिज्या कहलाता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं और इसका भी मात्रक मीटर होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अगला टॉपिक कौन सा आ रहा है? घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है सुनो। अभी भी मैंने तुम्हें बताया कि जो भी पिंड होता है जो वो अनेक कणों से मिलकर के बना होता है। होता है कि नहीं बताओ? अनेक कणों से मिलकर के बना होता है, जिनके द्रव्यमान क्रम से m1, m2, m3 डॉट डॉट mn है और इनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां r1, r2, r3 डॉट डॉट rn है। तब जब पिंड की
जब पिंड की जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, वो जब पिंड में जितने भी ये कण दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ये जितने भी कण दिखाई दे रहे हैं, उन सभी कणों की रेखीय गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। समझ में आ गई? जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के प्रति गति करता है, जब कोई पिंड घूर्णन अक्ष के प्रति गति करता है, तो पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा पिंड में उपस्थित सभी कणों की गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी K बराबर K1 प्लस के K2 प्लस के K3 प्लस के डॉट डॉट Kn। कोई दिक्कत? अब इसको तोड़ोगे, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 m1 v1 का वर्ग, 1/2 m2 v2 का वर्ग, m3 v3 का वर्ग डॉट डॉट 1/2 mn vn का वर्ग। कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ये होता है कि नहीं? बताओ। रेखीय वेग और कोणीय वेग में ये संबंध होता है v बराबर ओमेगा आर। और मैंने ये भी बात बताई है तुम्हें कि जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है, तो उस पिंड का या उसमें उपस्थित सभी कणों का कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कैसा रहता है? समान रहता है। तो ओमेगा की वैल्यू कैसी होगी? समान होगी। v बराबर ओमेगा आर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू b1 b2 b3 की जगह लगाओगे, तो v1 की जगह ओमेगा r1, v2 की जगह ओमेगा r2, v3 की जगह ओमेगा r3 और यहाँ पे ओमेगा rn। समझ रहे हो ना? ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ रखोगे, तो k बराबर 1/2 m1 ओमेगा स्क्वायर r1 का वर्ग 1/2 m2 ओमेगा स्क्वायर r2 का वर्ग 1/2 m3 ओमेगा स्क्वायर r3 का वर्ग प्लस के डॉट डॉट 1/2 mn ओमेगा स्क्वायर rn का वर्ग। सही है? अब सुनो, अब यहाँ कंडीशन आती है कि इसमें कुछ तुम्हें कॉमन दिखाई दे रहा है। घूर्णन गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया m1 r1 का वर्ग, m2 r2 का वर्ग, m3 r3 का वर्ग डॉट डॉट mn rn का वर्ग। सही है? अब हमको एक चीज ये बताओ कि ये क्या कहलाती है? ये चीज जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। समझ रहे हो ना? ये चीज तुम्हारी जड़त्व आघूर्ण कहलाती है। ये तो K बराबर 1/2 ओमेगा स्क्वायर आई घूर्णन गतिज ऊर्जा का तुम्हारा ये टॉपिक होता है। बताओ, डेरिवेशन समझ में आ गया ना? तो 4 नंबर सीधे होते हैं तुम्हारे लिए। जब भी एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर का आएगा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। न्यूमेरिकल भी आ जाता है 1 नंबर में, और ये भी पूछ लेता है कि ये सूत्र आ रहा है, ये सूत्र किस चीज का है। एक चीज और सुन लीजिए कि सुनो भाई, अब तुमने देखा है कि ये जब साइकिल का पहिया घूमता है, देखा है ना, तो एक तो ये पहिया इस वाले केंद्र पर, इसके केंद्र, ये पहिए का एक केंद्र होता है,
जब साइकिल का पहिया घूमता है तो अपने केंद्र के अंदर से गति करता ही है। तो ये वाली जो एक ही अक्ष पे गति होती है, गति तुम्हारी घूर्णन गति कहलाती है। तो साइकिल का पहिया जब ऐसे करके घूमता है ना तो उसमें घूर्णन गति भी होती है। कौन सी गति? घूर्णन गति भी होती है। इतनी बात समझ में आई। और दूसरी बात, ये साइकिल का पहिया सड़क ये है और इस पे आगे भी ऐसे चला जाता है, तो उसमें कौन सी गति भी हो जाती है? रेखी गति। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब साइकिल चलाई जाती है तो उस टाइम उसमें दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। एक घूर्णन गति ऊर्जा भी होती है और उसमें रेखीय गति ऊर्जा भी होती है। दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज अच्छी तरह इस वीडियो को देखें, एक बार रिपीट करें और सत्येंद्र फिजिक्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।